नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मानवीय संवेदना से लैस किसी भी लेखक या कलाकार को गांधी और गोडसे में चुनाव को लेकर कोई द्वंद्व या भ्रम नहीं हो सकता है और न ही अपने रचना कर्म में इस चुनाव को लेकर वो किसी दबाव या लोभ लालच में आकर भटक सकता है। लेकिन अगर इस संकटपूर्ण समय में कोई ऐसा करता है तो इसे मानवता के प्रति अपराध और विश्वासघात ही माना जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों और प्रवृत्तियों को धिक्कारते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे समाज को बौद्धिक नेतृत्व क्यों नहीं दे पा रहे हैं रचनाकार, इस विषय पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि राजेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी और जानी मानी कथाकार नासिरा शर्मा। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में बात कर रहे हैं वर्तमान में गांधी की जरूरत पर। एक समय था जब हमारा समाज बौद्धिक नेतृत्व के लिए पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों और संस्कृति कर्मियों की तरफ देखता था और उसे निराश भी नहीं होना पड़ता था। लेकिन हाल के वर्षों में परिस्थितियां बदली हैं और अब उसने उनसे ये उम्मीद रखनी छोड़ दी है। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे लेखक कलाकार ये भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, उन्होंने अपनी राह बदल ली है, या फिर हमारा समाज ही बदल गया है और बौद्धिकता उसकी प्राथमिकता में नहीं रही है? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके ओम थानवी, वरिष्ठ कवि राजेश जोशी और वरिष्ठ कथाकार नासिरा शर्मा। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, क्या आप ये महसूस करते हैं, क्या हम ये स्वीकार करें कि समाज ने अब रचनाकारों को, लेखकों को, कलाकारों को अपने बौद्धिक नेतृत्व के तौर पर देखना बंद कर दिया है? क्या लेखक, पत्रकार, कलाकार बौद्धिक नेतृत्व देने में नाकाम रहे हैं? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये रचनाकारों की तरफ से या पत्रकारों की तरफ से कोई कोताही है, बल्कि हम अगर देखें जो न्यू इकोनॉमी है और जो उसका बाजारवाद है, उसने विचार और साहित्य, यानी एक वैचारिकता और साहित्य दोनों को लगभग रिप्लेस कर दिया है एक एंटरटेनमेंट, सिर्फ मनोरंजन। तो जब आप विचार की जगह को ही खत्म कर देंगे और जब आप साहित्य की जगह को, स्पेस को खत्म कर, तो एक तरह का बौद्धिक नेतृत्व के लिए संकट पैदा होगा। आज कहीं पे भी हम अगर थोड़ा सा गौर करें पूरे परिदृश्य में, तो थोड़े से साल पहले का दूरदर्शन अगर हम याद करें तो उसमें मनोहर श्याम जोशी होते थे, उसमें शरद जोशी होते थे, उसमें राही मासूम रजा होते थे, उसमें कमलेश्वर होते थे, मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग दिखाई देते थे और चैनल पर। आज जब भी आप, इतने सारे चैनल्स हैं, 24 घंटे चलते हैं, लेकिन किसी लेखक की उपस्थिति उसमें नहीं, उसमें कोई लेखक नहीं है, कोई वैचारिक स्थिति नहीं है। फिर अगर आप देखें कि दूरदर्शन में ऐसे कई लोग हुए, जैसे कुबेर दत्त थे, नेत्र सिंह रावत थे, कृष्ण कल्पित अभी रिटायर हुए हैं, शशांक हुए हैं। तो ये सब लोग समकालीन कविता के और कहानी के बहुत सारे, बल्कि एक दूरदर्शन पे विश्व कहानियों का एक सीरियल चलता था जिसमें हर बार एक कहानी होती थी। एक भारतीय कहानियों का एक चैनल चलता था जिसमें हर बार एक भारतीय कहानी होती थी। तो ये सारा कुछ समाप्त। अब जो सास बहू वाले सीरियल्स हैं, मतलब कोई भी वैचारिक स्थिति वहां नहीं है। यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि फिल्म तक में ये स्थिति हुई है कि जिस फिल्म को हम सबसे उन्नत कला कहते थे, वो अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कही जाने लगी। उसमें कोई गोविंद नहलानी नहीं है, उसमें कोई श्याम बेनेगल नहीं है, कोई, यानी आर्ट फिल्म का
आंदोलन तो खत्म हुआ ही हुआ, कोई ऐसी फिल्म हमारे सामने नहीं आती जिससे टकराया जा सके, जैसे कि कोई बहस शुरू हो सके, जैसे निशांत के समय जी हुई, जैसे अंकुर के समय हुई, जैसे भूमिका के समय हुई। तो इस तरह की कोई बहस, यानी अब सिनेमा वो है ही नहीं जो सिनेमा कभी होता था। तो एक ऐसी स्थिति जो सारी चीजों, यानी जब आप साहित्य की स्पेस को ही खत्म कर देंगे, जब आप बौद्धिक स्पेस को ही खत्म कर देंगे, तो बौद्धिक नेतृत्व कैसे सामने आएगा जो कहीं जी समाज को बता सके। जी। जी मुझे ओम थानवी जी, ये जो बौद्धिक स्पेस था, राजेश जी बोल रहे हैं कि वो खत्म कर दिया गया, क्या इसमें जो हमारा बौद्धिक नेतृत्व था उसकी भी कोई भूमिका है कि ऐसे समय में जब ये खत्म किया जा रहा था तो उसे जो करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, वो अपने द्वंद्वों में फंसा रहा या अपनी सीमाओं में रुका रहा, उसे जो पहल करनी चाहिए थी उस ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा था उस दौर में, वो उसने नहीं किया। तो एक वैक्यूम तो हम पूरे समाज में देखते हैं कि एक बौद्धिक नेतृत्व के लिए वैक्यूम है, लेकिन उसको भर पाने वाली शक्तियां नहीं है। यह बात ठीक है। राजेश जी ने जो कहा कि जो पहले हमारे पास में मंच उपलब्ध थे और उन मंचों पर गतिविधियां बिल्कुल मुखर थी। नामर जी भी नियमित रूप से आपका कार्यक्रम एक किताब पर चर्चा वहां पे होती थी, पर वो तो दिन अब समझिए कि अब तो अच्छे दिन आ गए और अभिव्यक्ति के बुरे दिन हैं। अच्छे दिन किसके हैं ये नहीं मालूम, लेकिन अभिव्यक्ति के मामले में एक ऐसा माहौल है जिसमें आकाशवाणी या दूरदर्शन या ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं हमारे पैसे से चलने वाले, उनमें तो लोगों में एक भय है और बाकायदा एक लंबी सूची बन चुकी है जिसमें उन लोगों को नहीं बुलाया जाता है टेलीविजन पर, जैसे विनोद शर्मा हैं और भी बहुत सारे नाम है, उनको नहीं बुलाया जाता। क्योंकि पहले नियमित रूप से लोग आते थे और दूसरे विचार के भी आते थे, ऐसा नहीं था कि उसमें कोई प्रगतिशील विचार के लोग ही आते हों। दकियानूसी विचार वाले थे, उनको भी बुलाया जाता था, पर अब वो विचार की जगह तो कहीं है ही नहीं। फिर जो टेलीविजन, दूसरे टेलीविजन हैं, प्राइवेट चैनल हैं, उन चैनलों की दिलचस्पी भी बौद्धिक बहस में नहीं रही है। चैनल खरीद लिए गए हैं, अंबानी ने खरीद लिए, अडानी ने खरीद लिए, वो एक बात है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पत्रकार अभी भी काम कर रहे हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन जो लोग वहां पर उन चैनलों की नीतियां बनाते हैं, उनकी समझ में, उनके विवेक में, उनके ऊपर तो सरकार का कोई इस तरह का कब्जा नहीं है और ऐसी कोई अगर वो बहस करते भी हों लेखकों को या बुद्धिजीवियों को बुला करके, वो चर्चा नहीं होती। अगर एक लेखक मार दिया जाता है, एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, एक पत्रकार 2 साल तक जेल में बंद है, उसकी चर्चा प्राइवेट चैनल कर सकते हैं, सरकारी चैनल नहीं करेंगे। एक और बात ये है कि इनको भी अगर आप छोड़ दें, हमारा जो बौद्धिक नेतृत्व है, नेतृत्व का मतलब ये कहना चाहिए कि जो वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग और ऐसे मंच जो उपलब्ध हों, जैसे कि सोशल मीडिया है, उस पर तो किसी का कब्जा नहीं है, उस पर तो आपका ही कब्जा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरह से कभी सड़क पर भी आया जा सकता है, कभी जुलूस भी निकाला जा सकता है। तो उनमें भी उस तरह का जो है वो एक तरह का कहना चाहिए कि एक उत्साह नहीं रह गया है कि हमको मुखर होना है या प्रतिरोध की आवाज जो है उसको बुलंद करना है। तो ये जो एक तरह का कहना चाहिए कि सन्नाटा हो गया है, जिसमें डर का भी एक भाव है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से लेखकों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ चिटपुट जरा बोलना शुरू करते हैं तो उनको परेशान किया जाता है। तो इसलिए भी एक शायद मेरा ख्याल है कि और कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोग नहीं बोलते हैं, लोग चुप है। जी, नासरा जी, क्या ये हम स्वीकार करें कि जब ये चुनौती आ रही थी कमर्शियलाइजेशन की या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई और उसका जो असर होना था, उसको हमारे बौद्धिक नेतृत्व ने ठीक से समझा नहीं, ठीक से देखा नहीं और उस चुनौती को न समझ पाने की वजह से वो पिछड़ता चला गया। अब एक समर्पण की स्थिति है।
एक असहायता का बोध है कि अब तो कुछ है ही नहीं हमारे हाथ में, सारे मंच दूसरे के हाथ में है, मनोरंजन उस पर हावी है। तो इस स्थिति में कहीं क्या लेखकों, पत्रकारों, कलाकारों की भी कोई कमी थी जो वो अपनी भूमिका को नहीं निभा पाए और फिर समाज ने भी उनकी तरफ देखना बंद कर दिया? मैं दूसरे तरीके से देखती हूँ सारी चीज़ों को। मुझे लगता है कि बौद्धिक लोग जो थे, वाकई सीरियस लोग थे, वो अपनी भूमिका वो आज भी निभा रहे हैं। लेकिन उनकी जो टकराहट है वो इतनी मजबूत इदारों से है। अब देखिए जो संस्कृति आ रही है आज से नहीं आई है, धीरे धीरे उसने अपने कदम जमाए और इस बात को महसूस किया है। कमलेश्वर जी ने भी इस बात को एक जुमले में कहा था कि इतनी ज्यादा सजावट और बाजारवाद का प्रकोप है कि अब घर की औरतें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो सजावट है उसको अट्रैक्ट किया है नई नस्ल ने। तो ये उपभोक्ता जो संस्कृति है और बाजारवाद है, इसने एक तरह की सोच जो है, जो देखिए पीढ़ियां तो बनती रहती हैं, उनके दिमाग में डाला कमाओ और कमा के खर्च करो, रात दिन जब इस तरह की बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि पत्रकारों ने, कलाकारों ने और लेखकों जो शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो पीछे हटे हैं, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे होश में जो पहला प्रहार हुआ है वो हुआ था कि नए तरीके से चीजें लाई जाएं और रातों रात आपने अपनी कंपनी को बेच दिया, मैं वर्कर्स के। तो जो जर्नलिस्ट थे उनका वो तो दो राहे पे खड़े होकर सोच रहे थे कि हम किसके साथ जाएं। उन सारी जो हमारी नियमावली है उसके साथ जाएं, या हमारा जो डिवोशन है उसके साथ जाएं, या हम लोगों के साथ पिछलग्गू लग के उनके बारे में लिखें और चीजें कमाएं। और हुआ ये, दो टुकड़े हुए। आज वो दो टुकड़े एकदम साफ नजर आ रहे हैं। तो और दूसरी बात ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि पहला झटका मुझे, बल्कि कहेंगे दूसरा झटका जो मुझे लगा था एज अ पत्रकार और लेखक, जब इंडिया टुडे ने मेरा नाम जो था मेरे लेख के नीचे छापा था। वहीं से शुरुआत हो गई थी हमें नकारने की, क्योंकि हम विचार बनाते हैं, हम लोगों के दिल में एक तरीके से विश्वास भरते हैं और वो सारी चीजें धीरे धीरे करके हटाई जाने लगी। फिर तीसरा जो चीज आई वो देखने वाली थी कि नए पत्रकार जो थे, जो नए जिसे कहते हैं जवान पत्रकार थे, वो पुराने संपादकों का मजाक उड़ाने लगे, उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और साहित्य को उन्होंने धीरे धीरे समाचार पत्र से कम करना शुरू कर दिया। देखिए एक राइटर लिखता है, मैं लिखती हूँ, मैं अक्सर पाठकों से पूछती हूँ तुम्हारा फर्ज क्या है। हमारी थिंकिंग को अगर तुम कबूल करते हो तो एक चिट्ठी डाल दो कि भाई ये चीज है। तो ना तो तुम सरकार को कुछ लिख पाते हो, ना व्यवस्था के लिए कुछ कर पाते हो, यहाँ तक कि अपने दोस्तों में भी नहीं कहोगे कि वो चीज पढ़ने वाली है, पढ़ो। तो राइटर कहाँ तक अकेला अपने को समय के ईंधन बना के अपने को झोंकता रहेगा हालात में। तो आज का जो वक्त है, जो हम कह सकते हैं कि कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम टुकड़े टुकड़ों में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें वो मौका नहीं मिल रहा है, हमें वो चीज नहीं मिल रही है। कुछ तो कोविड की वजह से, कुछ हमारे हालात जो हैं वो कई तरह के, सियासी तो है ही हैं, सियासी के साथ साथ आप देखिए बीमारी है, बेकारी है। आज तक पत्रकारों ने खुदकुशी नहीं की थी। एक जमाना था लोग मजाक करते थे कि कवि करते हैं खाली। आप दिल दहलाने वाली हरकतें हुई हैं जिससे मतलब आदमी हिल जाता है कि हो क्या रहा है। उसका मुकाबला आप शब्दों से करें
ये मुश्किल काम है, जी लेकिन वक्त को हम बना रहे हैं। जो आने वाला वक्त है हम उसको बना रहे हैं किसी ना किसी तरह खड़े होके। जी जैसा कि थानवी जी ने कहा और इससे पहले शेखर जी ने कहा कि वो लोग अब भी मौजूद हैं, वो चेहरे अब भी हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन वो चुने नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी चीज जो थानवी जी ने कहा कि लोग बुलाते ही नहीं है। आप जबरदस्ती तो जाके बैठ नहीं सकते ना कि मेरे विचार सुनो, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। अच्छा, जी एक बात और मुझे तकलीफ दे लगती है कि जब कोई जेल जाता है या नजरबंद कर दिया जाता है, मिडिल ईस्ट की तरह और दूसरे देशों की तरह उतना जुल्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम में ये नई बातें, तब हमारे समझ में ये नहीं आता हम क्या कर पाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वो तन्हा अपनी लड़ाई जी जो लोगों के लिए उसने शुरू की है वो करता है, और ये जी बहुत ही दर्दनाक है। मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि हम लोगों ने अभी तक कोई संस्था नहीं बनाई उस तरह से मजबूत, या जी कुछ इस तरह की इमदाद कमेटी या जो भी मैं कहूँ, मैं ठीक से एकदम एक्सटेम्पोर कह नहीं पा रही हूँ। वो सब हम कमियां मान सकते हैं, लेकिन शब्द के साथ हमने हथियार नहीं डाले हैं। जी तो आपका ये जो टॉपिक है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। वो जिनको फिक्र ही नहीं है, वो उस संस्कृति से मिल गए हैं जो उपभोक्ता की है, बाजारवाद की है, और जिसे कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं। आज की जनरेशन आप ये देखिए कि वो लिख रही है, उसका जो जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन है, वो उसी समाज पे जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन क्या बात है कि हमारे और उनके नजरिए में बहुत फर्क है। जी हम ये एक दूसरा विषय, इससे थोड़ा सा हम हट जाएंगे। राजेश जी, क्या आपने जिस मध्य वर्ग की बात की थी, जिस मध्य वर्ग को केंद्रित रखकर ये सारी योजनाएं बनती थी, लिखा जाता था, फिल्में बनती थी और वहीं से नेतृत्व भी उभरता था, वो मध्य वर्ग ही बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया, उसकी जरूरियात बदल गई और उसने एक तो बौद्धिक नेतृत्व की उसको जरूरत नहीं रही, या उसने बौद्धिकता के लिए दूसरे तरीके खोज लिए, दूसरे रास्ते खोज लिए। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए हैं जो अगर मिडिल क्लास को देखें, पुराने मध्य वर्ग पे जो एक किताब है उसको देखें और आज के मध्य वर्ग को देखें, तो हमें लगेगा कि हिंदुस्तान का मध्य वर्ग काफी बदला है। और ये बदलाव शुरू होता है 6 पे कमीशन के साथ, जहां से एकदम जो उसका सैलरी स्केल है वो बढ़ता है। दूसरा जो परिवर्तन आता है वो होता है नई टेक्नोलॉजी के आने से। 90s के आसपास जब विंडो आ जाता है और तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजी आती है, और फिर 2000 के बाद तो जब स्मार्टफोन आने लगता है, तो ये एकदम मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास नहीं है जो एक साइकिल तक के लिए बहुत जद्दोजहद करता था। ये मिडिल क्लास वो है जो जिसके लिए ऑटोमोबाइल्स के लोन इस तरह से अवेलेबल थे। मैं तो बैंक में था और मैंने देखा है कि पहले बैंक में मुझे एक छोटा सा लोन लेने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करना पड़ती, पर बाद में तो ये हुआ कि बैंक वाला कहता था कि आप तो कार चूज कर लीजिए, लोन का इंतजाम हम कर देंगे। तो बैंक में लोन का इंतजाम तत्काल, यानी कार अगर जहां से आप चूज कर रहे हैं कार की दुकान से, वहीं पे बैंक का एक एजेंट आपके लोन का भी कर देता है। तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भयानक रूप से लोन दिया गया और पूरे मिडिल क्लास का कैरेक्टर एक तरह से चेंज हुआ है। तो ये तो सही है कि उसकी सारी सोच को बदलने की कोशिश की गई, पर उस सोच में दिक्कत ये है कि विचार की जगह को खत्म किया गया एक पूरी, यानी उसको लग्जरी से रिप्लेस कर दिया गया सारी सोच। तो कोई मिडिल क्लास में एक मतलब तरह की कोई आप ये कह रहे हैं राजेश जी कि अब बौद्धिकता की जरूरत ही नहीं है इस मिडिल क्लास को, नहीं, वो बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म में चला गया है।
कंज्यूमरिज्म में चला नहीं, गया, मुझे मनोरंजन लगता में है चला कि गया। बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वो अभी चला गया है, ये सही है कि उस पे जिस तरह के प्रेशर बने और वो जिस तरह से चला गया, पर ये स्थिति को यानी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। नाम चॉम्स्की जैसे कहते हैं कि मेरी तो जीने की, यानी अगर मुझे मेरे पास से उम्मीद छीन ली जाए तो सब कुछ छिन जाएगा। तो उम्मीद को नहीं मैं खत्म कर सकता, कि उम्मीद को नहीं छोड़ा जा सकता। मिडिल क्लास में बहुत बड़ा सेक्शन, यानी एक बड़ा सेक्शन ये हुआ है जो जो जिसका मैं कह रहा हूं कि वो उसने लगभग अपने को सरेंडर कर दिया है। पर ये एक छोटा सेक्शन है सब कुछ के बावजूद, क्योंकि मिडिल क्लास में बहुत सारे सब स्टेटस हैं। लोअर मिडिल क्लास है, उससे भी लोअर मिडिल क्लास, यानी मतलब इतने सारे सब स्टेटस, तो उन सब की स्थिति वो नहीं बनी। वो सब तो सर्विस क्लास में नहीं है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे बड़ा है, यानी इस देश में अगर बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो मतलब इतना बड़ा आंकड़ा शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं रहा। तो ये भी मिडिल क्लास ही है जो नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और ये एक बड़ा भारी संकट हमारे सामने, सबसे बड़ा संकट ये आया है कि जहां जहां दक्षिणपंथी सरकारें आई हैं, उन्होंने वहां की सारी जो बौद्धिक यानी एजेंसीज थी, जो बौद्धिक एकेडमीज थी, जो इतने साल में बनाई गई बौद्धिक मंच थे, उनको एक तरह से नष्ट कर दिया। अगर आप मध्य प्रदेश का ही, यानी मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ और भोपाल में रहता हूँ, इसलिए मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जो हालत आज भारत भवन की है, या जो यहाँ की साहित्य अकेडमी की हालत है, या जो अन्य अकेडमीज की हालत है, उसमें वो लोग बैठे हैं जिनको के आप नाम तक नहीं जानते, यानी उनका साहित्य से तो कोई दूर का ताल्लुक है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए गए। तो एक पूरी तौर से मध्य प्रदेश की साहित्यिक पत्रिकाओं की एक जमाने में धूम होती थी, यानी उसकी लोग इंतजार करते थे कि पूर्वग्रह कब आएगा या साक्षात्कार कब आएगा। आज हालत ये है कि अगर आप यानी किसी से पूछें तो शायद उसने बरसों से उन मैगजीन्स को देखा तक। ये एक बहुत बड़ा संकट एक तो दक्षिणपंथी राजनीति ने पैदा किया है, कि एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट किया है उसने बौद्धिक रूप से, जिसमें सारी बहसें लगभग स्थगित हो गई। यानी ये हालत है कि यहाँ पे बड़े बड़े आचार्य आके जिस तरह के प्रवचन कर रहे हैं कि सिर्फ नाम बदलो इस शहर का, तो जब शहरों के और गार्डन्स के नाम बदले जा रहे हो तो उसी को विकास मान लिया गया हो, उसी को सब कुछ मान लिया गया हो। तो एक ऐसे वैक्यूम में ये जरूर है कि बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता शायद पड़ेगी, और वो हस्तक्षेप निश्चित है कि मिडिल क्लास को ही करना पड़ेगा। ओम थानवी जी जब जनसत्ता में होते थे तो जनसत्ता एक मैटर ऑफ डिस्कशन होता था। जब वो संडे को आता था या संडे के जब वो पेजेस आते थे तो हफ्ते भर तक उसकी चर्चा होती। आज ऐसा एक भी प्रिंट मीडिया नहीं है। एक जमाने में दिनमान आता था तो उसकी चर्चा होती थी, धर्मियों और साप्ताहिक हिंदुस्तान आते थे, चर्चा होती। आज एक भी प्रिंट मीडिया ऐसा नहीं है जिसके पास साहित्य के लिए कोई स्पेस हो। उसके पास विज्ञापनों की स्पेस है, उसके पास धार्मिक कार्यक्रमों और आडंबरों के लिए इतनी स्पेस है कि अगर उनका बस चले तो पूरे अखबार को धार्मिक पाखंड से भरे। तो एक ऐसी स्थिति में निश्चित ही के हस्तक्षेप तो मध्य वर्ग को ही करना पड़ेगा। जी तानवी जी, क्या ये विचार शून्यता की स्थिति जो पैदा हुई है, पैदा कर दी गई है, चाहे वो बाजार ने की हो, चाहे ये सियासत का जो नया दौर है उसने की हो, क्या उससे हमारा बौद्धिक वर्ग इररिलेवेंट हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है और अपनी प्रासंगिकता को ठीक से खोज नहीं पा रहा है? देखिए, सियासत कोई गला पकड़ के, मुंह पकड़ के, तो किसी का कॉलर पकड़ के तो बैठा नहीं है। माहौल है जिसमें थोड़ा कह सकते हैं कि लोग भयभीत हो सकते हैं, पर वो भयभीत होगा जिसके मन में कोई अपराध बोध हो, कोई गलत काम किया हो कि कल सीबीआई या ईडी हमारे पीछे पड़ेंगे क्योंकि हमने कुछ अनाचार किया है। वरना पहली बात तो ऐसी कोई भय की बात होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि कोई आपके हर कदम पे आकर के आपके हाथ को नहीं पकड़ के बैठा है, आप क्या लिख रहे हैं, आपकी जुबान को पकड़ के नहीं बैठा है।
तो एक तो मतलब इतना ऐसा माहौल तो नहीं आप कह सकते कि वो माहौल ऐसा है इसलिए हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो दोष जो है हम में है अगर हम नहीं बोल पाते हैं, या जैसा मैंने कहा कि जो भी उपलब्ध मंच हैं, और सोशल मीडिया तो हाल की चीज़ है, और बहुत सारे लेखकों को मैं देखता हूँ, वो उस पर सक्रिय हैं, लेकिन वो लिख क्या रहे हैं? वो तुलसीदास के खिलाफ लिख रहे हैं। जब तुलसीदास जो थे उन्होंने क्या-क्या लिखा स्त्रियों के बारे में, और वर्ण व्यवस्था के बारे में। गनीमत है कि वो अभी कबीर को नहीं लेके आए, कोई लेके आ सकते हैं। तो कंटेंट के आधार पर शिल्प को, कविता को, तमाम चीज़ों को छोड़ कर के और ऐसी बहसें आपको मिलेंगी। वो इसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो अभिव्यक्ति के माध्यम खरीदे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मामूली बात नहीं है कि अडानी, जो अभी आप देखिए सारी दुनिया में जिनकी नाक कट गई, और पता चला कि किस तरीके से एलआईसी और तमाम सरकारी जो इदारे हैं, उन्होंने किस तरह से उनकी मदद की, और उसके बाद में वो नंगे हो गए, और कहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में थे, या दूसरे नंबर पे अब गिर करके 7वें 8वें पे आ गए। और ये जो चीज़ घटित हुई, उस व्यक्ति ने सबसे प्रभावशाली और मुखर टेलीविज़न चैनल को खरीद लिया। इसकी आलोचना लेखक समुदाय ने की, पत्रकारों ने इसकी आलोचना की। छिटपुट कोई टिप्पणी हो गई। रवीश कुमार जो हैं, मतलब जो हमारे सबसे प्रतिभावान और मुखर बेबाक पत्रकारों में हैं, तो उनके पक्ष में कुछ लोगों ने लिखा, ठीक है। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, लंबी एक सूची है। आपकी चूँकि हम लोग पत्रकार बिरादरी से आते हैं, तो उसमें पत्रकार भी बोलते नहीं हैं जब इस तरह से पूरा का पूरा एक तरीके से माध्यम खरीद लिया जाता है, काबू कर लिया जाता है, लोग सड़क पे आ जाते हैं। राजदीप सरदेसाई ने एक चैनल स्थापित किया, बाद में उनको एक कहीं नौकरी करनी पड़ी। सागरिका घोष, उनको कहीं नौकरी करनी पड़ी। आज पता चला कि श्रीनिवासन जैन ने भी जो है वो टेलीविज़न छोड़ दिया है। तो बिरादरी के लोग तो बोल सकते हैं, जैसे अभी हम अपनी बात कह रहे हैं, आप भी इस पे चिंतित हैं, लेकिन ये चिंता जो है बहुत व्यापक स्तर पे नहीं दिखाई देती। दूसरा जो लेखक हैं, मैंने जैसा कहा कि वो तुलसीदास को लेकर के बहस कर रहे हैं, और कुछ छिटपुट कोई सिनेमा देख के आ गए, तो कोई पठान फ़िल्म के ऊपर भी कोई उन्होंने बात कर दी। लेकिन बहुत अधिक गहरा बौद्धिक विमर्श जो है, वो गायब हो गया। तो पहले सोशल मीडिया पे लंबी-लंबी टिप्पणियाँ लोग लिखते थे, किताबों पे चर्चा भी कर रहे थे, अब वो नहीं है। एक बात और मुझे लगती है, मुझे लगता है लोगों का पढ़ना भी कम हुआ है। पहले जब हम देखते थे, सोशल मीडिया की बात मैं बार-बार इसलिए करता हूँ, कि उसमें कम से कम एक स्वाधीनता बची हुई है। आप अपनी बात कह सकते हैं। तो आप अपने घरवालों की तस्वीर छापते रहें, मैं आज यहाँ गया था, कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं इस चैनल के ऊपर दिखाई देता हूँ, वगैरह। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपने कोई किताब पढ़ी है, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, और दूसरों को भी बता रहे हैं कि हाँ, मेरे देखने में एक नई किताब आई है, इस किताब की चीज़ है, ये। दूसरा जो युतर लोग भी हैं, उनसे भी जो चर्चा होती है, बात होती है, तो मुझको नहीं लगता कि लोग पढ़ते हैं। एक विश्वविद्यालय जिससे मैं जुड़ा रहा, नया विश्वविद्यालय स्थापित किया, तो मैंने ये पाया कि जो शिक्षक भी हैं, जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, तो आप कितने उत्सुक हैं किसी एक लेखक या किताब को लेकर के, तो वो जो चीज़ है, वो भी एक तरह की चिंता जताती है कि किसी के घर आप जाएँ, तो आपको एक अच्छा पुस्तकालय, एक अच्छी लाइब्रेरी, एक अच्छा संकलन दिखाई देना चाहिए, और लगे कि हाँ, ये आप किताब खरीद के लाए हैं, आपके पास में है। और फिर कहीं पे किसी मंच पर उसकी बहस हो, चर्चा हो, तो पढ़ना भी कम हो गया है। मेरा मेरा सोचना ये है कि लोग कम पढ़ते हैं। कोई दौर था जिसमें, यानी मैं तो कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए आया था, और अगर मेरी हिंदी ठीक-ठाक थी और मैं पत्रकार बना, तो इसलिए पत्रकार बना कि घर में पढ़ने-लिखने का परिवेश था, और मेरी भी पढ़ने में दिलचस्पी विकसित हुई। और लेखकों के बीच में संपर्क भी एक एक बना। लेकिन अब मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी पत्रकार बिरादरी है, उसका लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के बीच में उठना-बैठना भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि वहाँ से हमको एक ऊर्जा मिलती थी। वो जो अनुभव लेखकों का है, उससे पत्रकारों को भी लाभ मिलता था। कोई वक़्त में तो संपादक भी जो हैं वो लेखक ही होते थे। आज अगर नहीं भी हैं, और
विशुद्ध रूप से आप कहिए कि वो पेशेवर पत्रकार हैं, लेकिन उनका उठना बैठना उस दुनिया में होना चाहिए जो शब्द की असल दुनिया है, लेखों की दुनिया है, विचार की दुनिया है। अब वो अपनी एक अलग दुनिया बना के बैठे हैं, जिसमें उनको सरकार से कुछ मदद चाहिए, चापलूसी कर रहे हैं, उनको सरकार से प्लॉट चाहिए, सरकार में से रहने के लिए मकान चाहिए और इसके लिए वो सरकार के हर कदम का समर्थन भी करने को तैयार है। मैंने आज ही पढ़ा, एक जी पत्रकार लिख रहे थे, अच्छा किया मुगल गार्डन का नाम बदल दिया। अरे किसी ऐसे बेवकूफ़ाना चीज़ें हो रही हैं, बाद में किसी ने ठीक लिखा है कि फिर कल जो मुगल काल कहलाता है, उस काल को भी अब आप अमृत काल कहेंगे, उसको आप अमृत काल नहीं कहेंगे। और कहाँ-कहाँ बिल्कुल पे आप मुज़फ्फरनगर का नाम बदल देंगे, मुज़फ्फरपुर का नाम बदल देंगे, सुल्तानगंज का नाम बदल देंगे, सफदरजंग। अरे क्या करने जा रहे हैं? तो जी उसका समर्थन करने वाले एक पत्रकार संपादक की टिप्पणी देखी, मैं मान नहीं सकता था कि ऐसे मूर्खतापूर्ण चीज़ का कोई पत्रकार समर्थन कर रहा है। वो इसलिए समर्थन बिल्कुल कर रहे हैं कि उनको एक सरकार के साथ उनका तार जुड़ा है, देर-सवेर सोचते हैं कि हमें इसका कोई लाभ मिलेगा। तानवी जी, आप ये कह रहे हैं कि जिन्हें बौद्धिक नेतृत्व देना है, दरअसल वो भी बौद्धिक तौर पे दिवालिया होते जा रहे हैं, तो वो देंगे कैसे नेतृत्व? और उनकी प्रेरणाएँ कम हो रही हैं। जी जिस साहित्य और कला की दुनिया में उठना-बैठना पत्रकारों का रहता था और ऐसे बहुत से बड़े नाम मैं ले सकता हूँ, जो इसी वजह से पत्रकार थे, लेकिन वो चूँकि साहित्य की दुनिया में, कला की दुनिया में भी उनका जुड़ाव था। तो एक तो जी साहित्य और कला की दुनिया पे तो हम लोग पहले बात कर चुके कि वो लोग भी अब मुखर नहीं हैं, उनकी दुनिया भी जो है वो एक तरीके से बंद दुनिया हो गई है और उनमें राग-द्वेष भी बहुत हैं और चर्चा करते हैं तो वो बहुत ऊट-पटांग किस्म की चर्चाएँ कुछ किसी कवि या लेखक के कंटेंट को लेकर के कर रहे हैं और बाकी वो उस जिस विधा से कवि आता जी है, कथाकार आता है, उसकी चर्चा ही अब तो लोग नहीं करते हैं। कोई ज़माने में इसकी बहुत बात होती थी। अभी जैसे राजेश भाई ने नोम चॉम्स्की का ज़िक्र किया। आप पत्रकारों से जाकर के पूछिए, पत्रकार पत्रकार जगत में कि कितने लोग उनका नाम भी जानते हैं, उनका लिखा हुआ बिल्कुल उन्होंने पढ़ा, किस तरीके से एक विचार को गढ़ा जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये सारा षड्यंत्र किस तरह से ये तो उन्होंने लिखा था अमेरिकन दुनिया के बारे में, तो हमारी जी दुनिया बिल्कुल वही दुनिया हो गई है। उसके बारे में लिखने वाला, विचार देने वाला व्यक्ति उसके बारे में उनको कोई इल्हाम, कोई उनको जानकारी नहीं है। तो जी चीज़ें जो हैं वो साहित्य की दुनिया में भी और उसके बाद अभिव्यक्ति में मैं इसलिए पत्रकारिता की बात करता हूँ क्योंकि अभिव्यक्ति का मुखर माध्यम है, सीधे जनता के साथ में जुड़ाव है। तो आप अखबार देख लीजिए, टेलीविज़न देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनका सरोकार ही जो है ना समझिए कि चूक गया। सामाजिक सरोकार जो है वो कहीं पे भी जी नज़र नहीं आता है कि उनको दिखाई दे क्या दुनिया लुट रही है, देश लुट रहा है, चीज़ें जो हैं वो घातक हो गई हैं, हिंसा बढ़ रही है। विचार का गला घोंटा जा रहा है, नहीं, उनको इसकी फ़िक्र नहीं है और बल्कि जब वो समर्थन में उतर आते हैं, तब तो सचमुच जो है, वो आप कहिए कि मायूसी होती है कि कोई इसका समर्थन भी करने लग जाए कि देखिए साहब नाम बदलना ज़रूरी है क्योंकि ये तो हमारी गुलामी का प्रतीक है। तो बिल्कुल आप इस जी तरह से गुलामी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं और एक दूसरी गुलामी को ओढ़ रहे हैं। बिल्कुल। नासरा जी, संक्षेप में अंत में कि अगर समाज को बौद्धिकता की ज़रूरत नहीं है, जो बौद्धिक नेतृत्व देना चाहिए, जिनसे उम्मीद की जा रही है, वो भी उनमें से बहुत सारे लोग बौद्धिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं या फिर उनके ना सरोकार रहे हैं, ना वो संघर्ष करना चाहते हैं, ना आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। तो फिर ये समाज क्या इसी तरह से चलेगा या बौद्धिक नेतृत्व अगर देने की कोई पहल हो सकती तो कहाँ से? देखिए, है तो ये वक्त बहुत जिसे कहते हैं, इसको आप एक जुमले में नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत तरह की परेशानियां हमारे सामने हैं। तो सारा बोझ आप सिर्फ बौद्धिक क्षमता रखने वालों लोगों पे नहीं डाल सकते हैं। और मैं ये भी नहीं मानूंगी कि जो लोग दिवालिया हो गए हैं, मानी बात है वो उम्र से थके हैं, जज्बे से थके हैं, बीमारियों से थके हैं, परेशानियों से थके हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक ख़ास किस्म का पिछले 20-25 साल, बल्कि हम कहेंगे 95 से धीरे-धीरे एक अलग तरह का बदलाव आया या छलांग हमने लगा ली है। तो मैं एक दूसरे नज़रिए से पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं नाउम्मीद उस तरह से नहीं हूँ। अगर मैं नाउम्मीद होंगी, तो फिर उन पत्रकारों के लिए मैं क्या जज़्बा रखूँगी जिनका
नाम थानवी साहब ने लिया है, या उन लोगों के लिए जिनको शेखर साहब ने जिस तरफ इशारा किया है। बहुत सारी चीजें हैं। और मैं भय को लेके भी एक बात कहना चाह रही हूँ, भय सिर्फ सियासी नहीं है हमको कि लोग कहें कि ऐसा क्या है, कांग्रेस में भी ये होता था और अब भी। भय बहुत तरह का है कि कीमत कितनी बढ़ेगी, किस हॉस्पिटल में हमारा सही इलाज होगा या नहीं। ये तो सुनने में आया है कि डॉक्टर्स ने अपनी जान दी, बहुत लंबी बड़ी तादाद में, जैसे टीचर्स का रहा, आम आदमी का रहा। नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि अगर ये स्थिति है तो पहल कहाँ से होगी? मैं समझ गया कि सब मजबूर हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, कष्ट है, कुछ अपनी अपनी तरह से कुछ कर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति तो नहीं है। ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर हम उस स्थिति, तो मैं आपकी वरी जो है कि ये स्थिति को कैसे बदला जाए, और मेरी वरी दूसरी है कि अगर स्थिति बदल जाती है, यानी सत्ता बदल जाती है, तो इस हिंदुस्तान को क्या संभालने वाली क्षमता है हमारे अंदर? जो सब चीजें, क्या जो नाम बदले गए हैं वो फिर पुराने नाम पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? या जो चीजें बेची गई हैं, क्या वापसी उनकी हो सकती है कि नहीं? मेरी वरी तो बात की बात है। मैं वहां नहीं, वो जो सत्ता में आएंगे वो उनके हाथ में रहेगा। मैं तो अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी भूमिका की बात कर रहा हूँ। पत्रकार, लेखक, कलाकार, संस्कृति कर्मी, उनकी बात कर रहा हूँ। वो तो नाम नहीं बदलने वाले। संस्कृति का ये है कि जो नई जनरेशन है उसको हमने क्या दिया, पुरानी जनरेशन में जिसमें हम लोग आते हैं, उसने क्या दिया? जब उसने वो वैल्यूज दी ही नहीं तो वो भटकाव की हालत रही है। ये इसके ऊपर बहुत लंबा मतलब बहस हो सकती है, लेकिन अगर हमने उनको वो विश्वास ही नहीं दिया कि ये रास्ता था, इसी पे तुम्हें चलना है, हटना नहीं है, जैसे हम लोगों ने किया या कर रहे हैं। पत्रकारिता में लालच बहुत है, लेकिन लेखन में तो लालच नहीं है। उसको तो रॉयल्टी भी नहीं मिलती है, किताब भी बहुत मुश्किल से छपती है। लालच तो अपने अपने तरह के हर जगह है। जी अपने हाँ, अपने तरह की लालच हर जगह है। लेकिन मैं किसी को पुरस्कार का लालच है, किसी को यश का लालच है, तो तमाम तरह के लालच हो सकते हैं, छोटे बड़े। लालच नहीं, कभी कभी ये लालच जरूरत भी होती है। मैं आपको बताऊं, अब ये बड़ा परिभाषित करना बड़ा मुश्किल काम होगा। कितने यंग लोग हैं जो ये बताते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमको लालच दिया जाता है कि आपको ये नौकरी मिल जाएगी, ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इतने दिनों का वो हो जाएगा, आप इस तरह की एक फिल्म बना दीजिए, जिस तरह की हिस्ट्री को पलट के बताया जा रहा है जी, कि वो ताजमहल नहीं देखते थे, वो यंग लड़कियों के साथ वो सब ने देखा है। क्योंकि ये वक्त तो वाकई बहुत तकलीफदेह है, उससे टकराना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग, मुट्ठी भर लोग जो इसके लिए खड़े हैं, उनको भी हमको ये मान के चलना चाहिए कि शायद अभी दिख नहीं रहा है हमको, लेकिन इनके पैरोकार अंदर अंदर है। क्योंकि जब पीएचडी के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, समय कम है नासिरा जी, उनके ख्यालात जब हम सुनते हैं तब महसूस होता है कि नहीं, सतह के नीचे बहुत कुछ है जो उभर के नहीं आ रहा अभी। जी राजेश जी, अंत में एक छोटी सी टिप्पणी आपकी कि बहुत सारी मजबूरियां हैं हम सबकी, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लालच हैं, बहुत सारे छोटे बड़े भय हैं, तमाम चीजें हैं। अब इसमें वो स्थिति क्या बनने की कोई सूरत है, बदलने की कोई सूरत है? उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी समाज में कि वो एक स्थायी पराजय की स्थिति में पहुंच जाए। ये संभव ही नहीं। जहां मनुष्य है वो कभी भी टोटल पराजय की स्थिति में नहीं पहुंच सकता। इतने बड़े बड़े हमले नहीं कर पाए उसे पराजित, तो ये तो बहुत छोटी मोटी सी स्थितियां हैं जो पराजित नहीं कर सकती। तो सिर्फ ये है कि उसमें हस्तक्षेप की शुरुआत जो है वो करने की आवश्यकता होगी। और मुझे तो यकीन होता है, ये ठीक है कि आज हमारे पास जो हमारे बड़े लोग थे, नामवर सिंह थे, राजेंद्र यादव थे,
ये लोग ना हो, पर फिर भी एक समाज है लेखकों का बहुत बड़ा, और सिर्फ हिंदी समाज ही नहीं, यानी मतलब पूरी भारतीय भाषाओं का समाज उठाकर देखें, चाहे आज बंगला की स्थिति भी वही है जो हिंदी की है, कि वहां पे महाश्वेता के बाद कोई बड़ा नेतृत्व नहीं दिखाई देता महाश्वेता देवी के बाद। पर ये स्थिति स्थायी नहीं हो सकती कभी भी। साहित्य में ये स्थितियां बीच में एक ड्रैगिंग स्थितियां आ सकती हैं, बीच में ऐसे अंतराल आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एक बड़ा आंदोलन या एक बड़ा वैचारिक मूवमेंट तो बनेगा ही, चाहे वो कैसी भी स्थिति। जी जी, इस उम्मीद को तो मुसावी मैं जी, जी, मानता हूं। वैचारिक मूवमेंट बनेगा या बनाना पड़ेगा, एक परिस्थितियां हैं, वो अपने आप एक मूवमेंट पैदा करेंगी, ये भी होता है, या इसके लिए कोई प्रयास होना चाहिए, होता दिख रहा? जैसे नासिरा जी ने कहा कि नाउम्मीदी तो ठीक नहीं है, आप उम्मीद रखिए, लेकिन उम्मीद रखें सबसे पहले तो हम आए कि हम खुद क्या कुछ कहते हैं, या हम दूसरों को ही उपदेश देते हैं, है ना? तो मेरा कहना ये है कि हर लेखक अगर अपने भीतर झांकता है, हर पत्रकार या अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ संस्कृति कर्मी अपने भीतर झांकता है, देखता है कि मैं अपने वक्त को लेकर के कितना जागरूक और मुखर हूँ, अपनी बात कह सकता हूँ कि नहीं। यही दौर हमने देखा है, दिल्ली में मंडी हाउस से जुलूस निकला था, कांग्रेस के वक्त की बात है, और राष्ट्रपति भवन तक लेखक लोग गए थे। अब तो नहीं कोई बोलता है। हमने जब मैं दिल्ली में था 2015 में, यानी मोदी के आने के अगले ही साल, एक प्रतिरोध नाम से आयोजन हमने किया था, आपको स्मरण होगा। और उसमें जो भी आयोजन का खर्च था, वो खर्च उसमें एम.के. रैना, अशोक वाजपेयी, वंदना राग, अपूर्वानंद, 4-6 लोग थे हम लोग, उन लोगों ने उठाया। और उसमें रोमिला थापर आई, कृष्णा सोबती आई, इरफान हबीब आए, पी साईनाथ आए, और एक प्रतिरोध का स्वर, पूरा हॉल भरा हुआ था। मैं सोचता जी हूँ कि वापस प्रतिरोध की उस आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है वो इसकी पहल करता हुआ दिखाई दे, लेकिन अगर वो जागरूक है और तैयार है, तो उसको लाने वाले कुछ लोग जो हैं, नेतृत्व जिसकी बात आपने आरंभ में की, ऐसा कोई नेतृत्व जो है वो सामने आए, और लोग, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ संगठन है, आपको पता है, उनके नाम भी कितने दिलचस्प नाम हैं, प्रगतिशील, जनवादी, जन संस्कृति मंच, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारे जो संगठन हैं, उन संगठनों को सोचना चाहिए। मुश्किल ये है कि जब इमरजेंसी देश में लगी, तब भी हमारे यहाँ पे लेखक संगठन समर्थन में आ गए थे। अभी समर्थन में नहीं है, तो चुप रह कर के भी एक तरह से अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमको नहीं करवा पा रहे हैं। मेरा मानना है कि उन लेखक संगठनों को, या और इस तरह के जो संगठन बने हुए हैं बुद्धिजीवियों के, उन संगठनों को चाहिए कि वो सिर्फ पुस्तक चर्चा या उस तरह का ना करें। ऐसा जाहिर हो कि अपने वक्त को लेकर के हम लोग चिंतित हैं, सजग हैं, उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। जी, तो कुल मिलाकर ये कि प्रतिरोध से ही नया बौद्धिक नेतृत्व भी पैदा होगा। इस समय की मांग है कि प्रतिरोध को जरा हवा दी जाए, जरा ताकत दी जाए, और उसी से उम्मीद की जाए कि जो समाज बौद्धिकता से परे चला गया है, हट रहा है, या अगर कहीं उसमें कोई गुंजाइश है, वो चाहता है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है, तो हम पत्रकार, लेखक, कलाकार एक अपनी भूमिका तलाश सकते हैं, उसे मजबूती के साथ सामने रख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। मौजूदा राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में गांधी की जरूरत और उनकी प्रासंगिकता से जुड़े सवाल बार बार हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी गांधी की उन 4 अवधारणाओं और कर्मशीलता के बारे में बता रहे हैं जो आज के दौर में हमारे लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज कुछ
चर्चा हमारे समय में महात्मा गांधी की जरूरत पर, कल उनकी शहादत का दिवस होगा, इसलिए भी अब ये बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि इस समय भारतीय समाज हिंसा, हत्या, असत्य, घृणा, भेदभाव, अन्याय की विकराल वृत्तियों की चपेट में है। और ये वृत्तियां अकस्मात तो पैदा नहीं हो गई हैं, न ही बिना किसी पूर्व आधार के पनप गई हैं, पर इनको फैलाने का काम, इनको पोसने का काम, इनको उकसाने का काम, इनको हर दिन और आक्रामक बनाने का काम एक अभूतपूर्व गठबंधन कर रहा है, जो इस समय राजनीति, सत्ता, धर्म, बाजार और मीडिया को मिलाकर बना है। पहले भी इनमें से कुछ का आपस में मेल मिलाप होता रहता था, पर इस समय तो वो एक विकराल षड्यंत्र के रूप में हम सबके सामने जाहिर है। ऐसे समय में गांधी हमारी क्या मदद कर सकते? मेरे हिसाब से 3 ऐसी बातें हैं जिनमें हमको गांधी की रोशनी में कुछ समझने करने का उत्साह हो सकता है। एक तो अपनी स्थिति को समझने में, दूसरा उससे निपटने और उबरने के उपाय सोचने के पक्ष में, और तीसरा अपनी नैतिक बुद्धि को जो कुछ सोची गई है जगाने के प्रयत्न में। मुझे ये भी लगता है कि इस समय गांधी की कम से कम 4 अवधारणाएं और कर्मशीलता के पक्ष हैं जो मददगार हो सकते हैं। पहला है सत्याग्रह। झूठ तो पहले भी लोग बोलते थे, राजनेता, धर्म नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, अनेक जो नायक छवियां हैं हमारे समय की, ये सब झूठ में भी लिप्त रही हैं। लेकिन इस समय उस अभूतपूर्व गठबंधन के कारण, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, ये झूठ बहुत तेजी से और गांव-गांव फैल जाता है। इस झूठ के घटाटोप में सच्चाई जानना बहुत कठिन हो, और कुछ इस तरह का भाव हो गया है जैसे सच हमारे समय में अल्पसंख्यक हो गया। उसको बोलने वाले, उसको बरतने वाले, उसको खोजने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले भयानक रूप से घटते जा रहे हैं। तो सत्याग्रह का एक मतलब ये होगा कि हम सच पर वापस लौटें, हम सच्चाई को खुली आंखों देखें और समझें, और
असत्य का सक्रिय विरोध करे। पहली धारणा सत्याग्रह की। दूसरा, धर्मों के नाम पर जो, और विशेषतः हिंदू धर्म के नाम पर जो पाखंड फैल गया है, जो शक्तियां जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो शुद्ध राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित हैं, जो सत्ताकामी हैं, उन्होंने धर्मों को अपना पिछलगुआ बना रखा है और धर्मों को उनके अपने सत्व से, उनके अपने अध्यात्म से रिक्त करने की कोशिश की है। और धर्मों के बीच एक भयानक दुराव, असहिष्णुता, गैर नासमझी, ये सब फैल रहे हैं। ऐसे में गांधी ने जो विचार रखा था, सर्वधर्म समभाव, ईश्वर पर अगर वो है तो किसी एक धर्म का मौरूसी हक नहीं हो सकता, और अगर ईश्वर की उपस्थिति, उसकी सक्रियता, उसकी उदारता, उसकी क्षमाशीलता आदि सभी धर्म चाहते हैं, तो फिर धर्मों के बीच संभाव होना लगभग अनिवार्य है। और अगर उस संभाव को नष्ट किया जा रहा है, जो कि हमारे समय में बहुत जोरों से और तेजी से नष्ट किया जा रहा है, तो उसका पुनर्वास होना चाहिए। हमको धर्मों के बीच समझदारी, आपसदारी और संवाद को फिर से वापस लाना चाहिए। तीसरी बात, सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी। अगर झूठ, घृणा और हिंसा और हत्या और बलात्कार आदि सामाजिक अभिव्यक्ति के वैध, लगभग कानूनी संस्करण बनते जा रहे हैं, तो हमें इन वृत्तियों की सविनय अवज्ञा करना चाहिए। हमें इनका प्रचारक, इनका शिकार, इनकी गिरफ्त में आने से इनकार करना चाहिए। और इन वृत्तियों को फैलाने वाली जो भी सत्ता है, या राजनीति है, या मीडिया है, या बाजार है, या धर्म है, उनका प्रतिरोध करना चाहिए। हमको अपनी भारतीयता बचानी चाहिए, नागरिकता और लोकतांत्रिकता बचाने के साथ साथ, क्योंकि ये वृत्तियां और ये गठबंधन हमारी भारतीयता को भी घायल और क्षत विक्षत कर रहे हैं। और चौथी बात, हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जिसमें निजी पहल का जैसे कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। हर चीज सामूहिक होनी चाहिए, और अगर सामूहिक नहीं होगी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भ्रम बहुत फैला दिया गया है। गांधी के उदाहरण से हमको याद रखना चाहिए कि अपने सार्वजनिक जीवन में वो कई बार अकेले पड़ गए। उनके अपने सहयोगी उनकी कर्म से या उनके विचार से सहमत नहीं थे, पर गांधी ने अकेले पड़ जाने का जोखिम लगातार उठाया। आपको शायद याद ही होगा कि नोआखली में हुए खून खराबे और दंगों के बाद जब गांधी वहां गए, और ये आजाद भारत में गए थे, तब वो अकेले
एक लाठी हाथ में लिए और रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रसिद्ध गीत যদি তোর দক্ষিণে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে गाते हुए अकेले चलते थे। संभवतः गांधी का सबसे बड़ा पाठ यही है कि मनुष्य को और हर भारतीय को और हर नागरिक को निडर होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस निर्भयता का भी फिर से वापसी होना चाहिए। हमें हर दिन तरह तरह से डराया जा रहा है। कानून डराता है, पुलिस डराती है, कई संवैधानिक संस्थाएं डराती हैं। जैसे डर जो है उसके बिना सत्ता चल नहीं सकती। तो इस डर से मुक्ति भी गांधी का एक पाठ है जो हमको याद रखना चाहिए। हम तभी सच्चे लोकतांत्रिक, गहरे और जिम्मेदार नागरिक और एक महान भारतीय परंपरा के उत्तराधिकारी तभी हो सकते हैं जब हम निर्भय हों। गांधी ने हमको यही सिखाया था 75 बरस पहले, जब उन्हें हम ही ने गोली मारी थी। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।